हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसके अलावा हमने एवोगाद्रो लॉ और के-लुसेक लॉ हमने पढ़ा था। और वहीं से आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं। empirical formula and molecular formula देखिए, अभी अगर मैं पूछूं आपको कि ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, बताइए ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है आपका C6H12O6। ठीक है, ये होता है आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो एक तो होता है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो आपके किसी भी मोलिक्यूल में एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो शो करता है। जैसे ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, इसमें हम देखें तो आपके पास 6 तो कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 किसके एटम है? ऑक्सीजन के। इसका मतलब ये हमें बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। तो जो फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं इनका रेशियो देखूं एटम्स का, तो 6:12:6 आता है एटम्स का रेशियो, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:2:1 आता है। और यहाँ की इनके जो रेशियो से अगर मैं एक फॉर्मूला निकालता हूँ CH2O, ये क्या है? इनके जो एटम्स अवेलेबल उनका रेशियो है। क्या है? रेशियो। उन रेशियो से जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला आया समझ में? ये है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला और ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? अभी अगर मैं देखूं, इन दोनों को आप आपस में रिलेट भी कर सकते हो। कैसे? अगर मैं C6H12O6 को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि दिस इज CH2O होल टाइम्स n टाइम्स। यहाँ n क्या है? कितने टाइम्स वो है आपका। ठीक है, n एक नंबर है। क्या है? n एक आपका नंबर है। जो कैसे डिफाइन किया जाता है? जो हम डिफाइन करते हैं n इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास जैसे ग्लूकोज के लिए पूछा जाए तो मोलिकुलर मास कितना होगा? 180। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मतलब इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मोलर मास। ठीक है, उसके एक मोल का मास। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14, 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, 30। तो यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा? 30। तो ये होता है आपका एन। इस ऐसे हम एन को फाइंड आउट करते हैं, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन लेके चलूं कि मोलिकुलर मास की या मोलिकुलर फॉर्मूला है उसकी डेफिनेशन क्या है, किसकी? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला। डेफिनेशन अगर हम लिखने की कोशिश करें तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द फॉर्मूला इट इज द फॉर्मूला इट इज द फॉर्मूला which tells us about actual number of atoms present in a molecule। किसी भी मोलिक्यूल में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है वो हमें कौन बताएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल
एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है? एम्पेरिकल हम फॉर्मूला हमें बताता है रेशियो, उसके उसमें कितने जो एटम्स हैं उनका रेशियो क्या है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इट इज द फॉर्मूला, इट इज द फॉर्मूला which tells us about the simplest ratio, about the simplest ratio of atoms present in a molecule, कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो उनके एटम्स अवेलेबल उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, वो हमें क्या बताता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम वो तरीका फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। इसका एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जो हम देखते हैं, प्लीज नोट। ओके, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए कि कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड मेथड है वो हम देखते हैं कि उसका क्या स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है ना। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझते हैं कि कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखना है आपको दिया हुआ है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन एन organic compound 60% is carbon and 8% is hydrogen। 60% आपका कार्बन है और 8% क्या है आपका हाइड्रोजन। और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। EF मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए इसको सोल्व करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, प्रोसीजर होता है, वो हम ही फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक टेबल फॉर्म करनी पड़ती है, टेबल फॉर्म, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट का नाम। क्या लिखेंगे? एलिमेंट कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है टेबल बनाने से पहले। देखिए आपके पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं आपके पास हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब आपको क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन दिया जाए तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन और कार्बन अवेलेबल है, ठीक है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन। लेकिन आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो अवेलेबल है ही, उसके अलावा उसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहता है कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। हमेशा याद रखना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन और कार्बन तो हमेशा रहेगा ही, इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन में वो ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ और भी कंपाउंड दे सकता है। तो अगर कुछ और एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो क्वेश्चन में लिखेगा कि नाइट्रोजन इतना परसेंट है, ठीक है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ भी, सिंपल बोला है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें हाइड्रोजन, कार्बन तो है ही, उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। ये आपको बाय डिफॉल्ट मानना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। जो हम टेबल बनाते हैं उसमें एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। सबसे पहले आपका आएगा कार्बन, उसके बाद आएगा आपका हाइड्रोजन और फिर क्या है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको लिखना है इनका परसेंट। क्या लिखना है आपको? परसेंट। जो इनका परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कार्बन का? 60। हाइड्रोजन का आपका कितना दिया हुआ है? 8। ऑक्सीजन का कितना होगा? 100
-60 -8 32। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इनका परसेंटेज है उसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। क्या करेंगे, इनके मोलर मास से। कार्बन का मोलर मास कितना है 12, तो 60/12 इक्वल टू 5। हाइड्रोजन का 8 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 1 ये आया आपके पास 8। 32 डिवाइड बाई इसका मोलर मास, ऑक्सीजन का कितना मोलर मास 16, ये कितना है आपके पास 2। क्लियर है? अब देखिए कभी कभी क्या है, ये रेशियो जो आया अभी तो हमारे सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया, ठीक है, इंटीजर में आ गया, लेकिन कभी कभी क्या पॉइंट्स में आ जाता है। जैसे सपोज करो कभी आपके 5.5 आ गया, ये 8.8 आ गया और ये 2.2 आया, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? सिंपल रेशियो में। नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इसका सिंपल रेशियो। जो आपका रेशियो आया है, क्योंकि देखिए पॉइंट्स में तो क्या एटम्स अवेलेबल होते नहीं है, पॉइंट में तो होंगे नहीं एटम कि कार्बन 2.2 एटम है, ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो सबसे छोटा डिजिट है उसमें से सबको डिवाइड करना है। जैसे इन तीनों में से सबसे जो छोटा है वो क्या है आपका 2.2, तो आपको क्या करना है, सबको 2.2 से डिवाइड करना है। ठीक है, सबको क्या करना है आपको 2.2 से डिवाइड करना, फिर आंसर लिखना है। इसका कितना आया 1, इसका कितना आया 4, इसका कितना आएगा 5 और ये आएगा 2। ठीक है, ये आया 5/2 4 और 1। इसको और सिंपल में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, तो फाइनली आंसर आएगा 5, ये आएगा 8 और ये आएगा 2। तो हमारा जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है, सिंपल रेशियो, वो क्या आया आपका 5:8:2। इस तरह हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी मान लो ये 5.02 भी आ जाता है, ये 7 पॉइंट, अगर मान लो ये 0.5 आ गया, ये 2 पॉइंट सपोज करो 9.7 आ गया, तो इस ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नियरेस्ट इंटीजर में। तो 2.97 को हम इक्वल करके क्या लिखेंगे 3, 8.05 को हम लिखेंगे 8 और 5.01 को हम क्या लिखेंगे 5। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो सिंपलेस्ट इंटीजर है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए अभी हमारे क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, हमारे क्या आया, सिंपल आया है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल तरीके से ही कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास रेशियो क्या आया है 5, 8 और ये 2। तो ये जो रेशियो आया हमारे पास यही सिंपल रेशियो है, हमें कोई कन्वर्ट नहीं करना। 5, 8 और 2, तो इस रेशियो से जो आपका फॉर्मूला बनेगा वही क्या होगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन के कितने एटम है 5, तो कार्बन 5, हाइड्रोजन के 8, तो हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपका कोई भी एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिस तरीके से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। इसका एक और सिंपल मेथड भी होता है, तो एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका दूसरा मेथड सिखाता हूँ कि कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बार इसे नोट कर लीजिए आप। ओके, तो देखिए इसका जो दूसरा मेथड है, सिंपल मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमने देखा था ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या था C6H12O6, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था CH2O। यहाँ पे ग्लूकोज का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसके 1 मोल में कार्बन के कितने मोल रहेंगे 6 मोल, हाइड्रोजन के 12 मोल, ऑक्सीजन के 6 मोल। अगर हम उनका रेशियो देखें, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना रेशियो आएगा 6:12:6, या हम कह सकते हैं 1:2:1। और यही रेशियो क्या है, इसके जो एम्पेरिकल फॉर्मूला उसमें जो एटम्स है उनका रेशियो है। यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या है आपका 1:2:1। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक मोलिकुलर फॉर्मूला में जो उनके मोल्स का रेशियो होता है, ये क्या है आपके मोल्स का रेशियो है, जो एटम्स हैं, मोल्स रेशियो ऑफ एटम्स, जो आपके एटम्स अवेलेबल उनका मोल का रेशियो है। ठीक है, 1 मोल में इसके कितने होंगे 6 मोल होंगे, इसके 12 मोल, इसके 6 मोल।
मतलब 1:2:1। तो जो उनके मोल रेशियो होगा एटम्स का, वही रेशियो क्या होगा आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला जो एटम्स है अवेलेबल उनका रेशियो होगा। इसका मतलब अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले उसके उस मॉलिक्यूल के जो एटम्स है उनका मोल का रेशियो फाइंड आउट कर लेना। तो जो उनके मोल का रेशियो होगा एटम्स का, वही रेशियो क्या होगा आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले एटम्स का रेशियो होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे मोल्स का रेशियो, उसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप ये आया होगा। जैसे अगर हम देखें इसी ग्लूकोज वाले फॉर्मूले में, अगर हम देखें C6H12 आपका O6 था, इसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। कार्बन कितना था आपके पास 60%। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट मास ऑफ ग्लूकोज इज 100। हम क्या करेंगे, उसका मास मान लेंगे 100 ग्राम। ठीक है, कार्बन कितना हुआ 60 ग्राम, हाइड्रोजन 8 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उनके मोलर मास से। 60 डिवाइड बाई 12 5, 8/8 8/1 या 8 और 32/16। तो अब इनके जो मोल का रेशियो है, मोल रेशियो वो क्या है 5:8:2 5:8:2। ये है इनके मोल का रेशियो। इनके मोल का जो रेशियो होगा वही क्या होगा इनके एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो एटम्स है उनका रेशियो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इससे हम लिख सकते हैं C5H8O2। ये जो फॉर्मूला आया ये क्या है आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन क्वेश्चन में जो अब आपके एटम्स अवेलेबल है उनके मोल का रेशियो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारा तरीका रहेगा। आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें हमारा एक ही टारगेट रहेगा, क्या रहेगा कि कैसे ना कैसे करके हमें उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उनका मोल रेशियो आना चाहिए। क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, मोल रेशियो। एक बार मोल रेशियो फाइंड आउट हो गया तो उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको भी नोट कर लो आप समझने के लिए। फिर हम इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप फाइंड आउट कर सको कि कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन लिखिए 7.3 ग्राम of an organic compound, OC means organic compound, contain 3.6 gram carbon, 0.7 gram hydrogen, 1.5 gram nitrogen, and rest is oxygen. कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ट्राई करो, मोल का रेशियो निकालो। मोल का रेशियो पता है मुझे कि आप लोगों को निकालना आता है। ठीक है, तो मोल का रेशियो निकालो, उससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ओके, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आपको टोटल कितना है 7.3 ग्राम। क्लियर। कार्बन कितना है आपका 3.6 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है आपका 0.7 ग्राम। नाइट्रोजन कितना है 1.5 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना है रेस्ट। तीनों को ऐड करो, टोटल में से माइनस करो, ऑक्सीजन आएगा। तीनों को ऐड करो, कितना आता है 3.6 1.5, क्या आएगा 4 5.1 और 0.7 5.8। तो 7.3 माइनस 5.8 0.2 1.5, ऑक्सीजन आएगा आपके पास 1.5 ग्राम। ठीक है, क्लियर। ये तो इनके ग्राम है, हमें क्या निकालना है मोल रेशियो। कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास से। मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हम यहाँ से निकालेंगे मोल रेशियो।
3.6 डिवाइड बाई 12, या फिर हम इसके मोल ही निकालेंगे, ठीक है ना। 0.7 डिवाइड बाई 1, नाइट्रोजन कितना है 1.5 डिवाइड बाई मोलर मास 14, ये कितना आएगा लगभग 0.1 के आसपास आएगा, ठीक है ना, 0.11 आ जाएगा। ये कितना आएगा 1.5 डिवाइड बाई 16, ये भी कितना आएगा आपके पास 0.09 के आसपास आएगा, ठीक है। अब ये जो 0.09 आया इसको हम ऑलमोस्ट क्या लिखेंगे 0.1, ये जो 0.1 आया इसको भी हम क्या लिखेंगे 0.1, यहाँ कितना आया 0.7, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 0.3। तो ये है इनके मोल, ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वही क्या है इनके मोल का रेशियो। तो इनके मोल का रेशियो क्या हुआ 0.3:0.7 0.1 और सिंपली हम लिखें तो 3:7:1:1। तो यहाँ से हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा आपका, जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला वो क्या होगा C3H7N1 ऑक्सीजन 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आया होगा आपको समझ में, नहीं आया एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तब तक आप इसे नोट करो। ओके हम स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन से। आई एम श्योर इसके बाद तो आपको आ ही जाएगा कि कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए कंपाउंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन are present in 7:16 mass ratio, ठीक है। the vapor density of the compound is 46, उसकी क्या दी हुई है आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है। कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, इस बार आपको क्या फाइंड आउट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो मास रेशियो दिया हुआ है, क्या क्या करना है आपको मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मास रेशियो दिया है, मास रेशियो से क्या करना है आपको मोल रेशियो निकालना है। तो मोल रेशियो से आपका पास क्या आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में मैंने एक आपको रिलेशन बताया था, ठीक है, उसको यूज़ करना है। यहाँ आपको दिया हुआ है वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है क्या क्या यूज़ करना है आपको, आप इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए सबसे पहले तो मोल रेशियो चाहिए, ठीक है। ये याद रखो हमेशा, ये आपका कोई भी कंपाउंड है, ठीक है ना, आपका कंपाउंड हो गया। इसमें क्या एक तो नाइट्रोजन है, एक क्या है ऑक्सीजन, 7:16 मास रेशियो है। क्या है ये मास रेशियो अपने को क्या चाहिए मोल रेशियो कैसे निकालेंगे पता है आपको, मास अपॉन मोलर मास। 17 डिवाइड बाई मोलर मास 14 कितना है 0.5, इसका मास 16 डिवाइड बाई मोलर मास 16 कितना आया 1, 0.5:1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1:2। क्लियर है। ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास मोल रेशियो। क्या आया आपके पास मोल रेशियो, ठीक है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो आया। यहाँ से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, N तो 1 है, O 2 है, तो ये आ गया आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको क्या निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला, बताया था मैंने। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, और वी कैन से मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला n टाइम्स, और यहाँ पे n क्या होता है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास क्या होता है
वेपर डेंसिटी दी हुई है 2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 इंटू 46 डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यहाँ से निकलेगा कितना निकलेगा 16 इंटू 2 32 32 प्लस 14 32 प्लस 14 कितना होता है 46, या 46। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है NO2 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास N2O4। यही है आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग वैरायटी के इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करवाए हैं, तो एक बार इसे नोट करो। फिर हम और एक और आगे पढ़ते हैं कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो और उसका अगर कंबशन करवाए जाते हैं, कंबशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब इसको एक बार नोट करो, फिर हम कंबशन से कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तब तक आप इसे नोट करो। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड देखते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन दे दी जाती है, ठीक है, उसका कंबशन करवाया जाता है और उसके जरिए आपको पूछ लिया जाता है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए टॉपिक बना के आप लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ molecular formula and empirical formula from combustion data, from combustion data, कि combustion data से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड दिया हुआ है, सपोज करो CX HY एंड OZ, जिसमें आपके X तो क्या है कार्बन के एटम है, Y क्या है आपके हाइड्रोजन के एटम है और Z क्या है आपके ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन होता है, कंबशन मीन्स उसको जलाना, तो आप किसकी प्रेजेंस में जलाओगे, आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और हमेशा आपको जो मिलेगी आउटपुट में वो मिलेगी आपको एक तो CO2 गैस और एक आपको क्या मिलेगी H2O गैस। ठीक है, CO2 और H2O आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको बैलेंस करना है हमें कि कैसे बैलेंस करें। यहाँ पे X कार्बन है तो यहाँ पे X से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्लियर, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे Y, तो मैं क्या करता हूँ Y/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा Y/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, आपके पास Y आएंगे, यहाँ पे भी Y और वहाँ पे भी Y। ठीक है, अब बैलेंस करना है अपने को ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें। सपोज करो N है, आप इसको ऐसे करने जाओगे दूसरे तरीके से कैलकुलेट करके तो हो सकता है गलत आए। ठीक है, सिंपल मैथ्स लगा के करो। यहाँ पे कितने हैं आपके Z प्लस ट्वाइस लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की यहाँ पे कितने आपके 2x प्लस Y/2, क्लियर। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस Y/4 माइनस Z/2, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगी आपके पास वैल्यू x प्लस Y/4 माइनस Z/2, क्लियर। मैथ्स लगा के सिंपल हमको कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा इजी है। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, इस रिएक्शन की शक्ल को देख के हम क्या कर सकते हैं। शक्ल मीन्स इसको देख के कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब एक इसका 1 मोल है, ठीक है, तो मतलब 1 मोल जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम लेते हैं, आपके इतने मोल ऑक्सीजन के लेते हैं, हम उन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको आउटपुट में x मोल तो किसके मिलते हैं CO2 के, और Y/2 मोल किसके मिलते हैं H2O के। इनको हम बोलते हैं, जो ये आपके 1 और ये जो आगे डिजिट होते हैं ना, ये x ये Y/2, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये आप याद रखिए
कि ये जो होते हैं आपके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। मतलब अगर 1 मोल में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूँ और इतना मोल मैं आपका ऑक्सीजन लेता हूँ, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, x मोल तो CO2 के और y/2 मोल किसके मिलेंगे, H2O के, ठीक है। तो हम यहाँ देख के कह सकते हैं कि 1 मोल अगर इसका है तो यहाँ पे मुझे CO2 का कितना मिलेगा, x मोल, ठीक है, और वाटर का कितना मिलेगा, y/2 मोल। क्लियर है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करूँ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि अगर 1 मोल आपका ग्लूकोज है, या ग्लूकोज नहीं है, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 मोल, इसमें मैं आपको पूछूं कि कार्बन के मोल कितने हैं, कार्बन के मोल अगर जैसे x की जगह मान लो 2 होता है यहाँ पे, तो 1 मोल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के कितने मोल होते, 2 मोल, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, x है, तो 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के कितने मोल हुए, x, ठीक है। नहीं आया समझ में। जैसे ग्लूकोज का हमने देखा था एग्जाम्पल, C6H12O6 था, 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम है, 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। मैंने 6 को हटा के ये सब हटा दिए। अब अगर मैं पूछता हूँ 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के कितने मोल है, x, हाइड्रोजन के y, ऑक्सीजन के j, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हुए आपके, x मोल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 ये कितने आपके, x मोल, ठीक है। तो इन दोनों को हम रिलेशन में फाइंड आउट लिख के इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 लिख सकते हैं, दोनों ही x है, मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन मतलब NC इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 NCO2। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट होता है। देखिए हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमको मोल रेशियो चाहिए, मतलब मोल चाहिए। तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम एक और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। उससे हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, तो हम मोल्स ऑफ कार्बन भी निकाल लेंगे और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे, उनका मोल रेशियो निकाल लेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ये तो था आपका किसके लिए, कार्बन के लिए, ठीक है। वैसे ही अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये कितने होंगे आपके पास, y। यहाँ पे मोल्स ऑफ H2O वाटर कितने आपके पास, y/2। इन दोनों में हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू मोल्स ऑफ H2, नहीं रॉन्ग, क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1/2, 1/2 नहीं होगा, क्या होगा, ट्वाइस, क्योंकि H2O के मोल कितने, y/2 है, तो उसका 2 टाइम्स कितना होता है, y, और हाइड्रोजन के मोल हैं y, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। यहाँ से हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ H2। ये दो रिलेशन आपको याद रखने, कौन से, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ H2। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस टाइप की रिएक्शन दी हुई है, तो आपको ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे मोल्स ऑफ कार्बन, यहाँ से निकालेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और उनके मोल रेशियो से हम निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार इसे नोट करो आप, फिर हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। इसी के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी क्या हो जाए, अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। देखिए
क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न इन एक्सेस ऑफ O2। क्या है आपका 3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है एक्सेस ऑफ O2 में, ठीक है। गिव्स 4.4 ग्राम CO2 एंड 1.8 ग्राम H2O। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट या फाइंड आउट, ठीक है ना, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखिए आप इसे पोज करके ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका कितना ग्राम है, 3 ग्राम, ठीक है। इसमें O2 है, उसको बर्न किया है, हमको CO2 और H2O मिलती है। क्या रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। यहाँ से हमको मोल्स ऑफ कार्बन निकालने हैं। मोल्स ऑफ CO2 मास दिया हुआ है कितना 4.4 CO2 का, डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 44। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स आते हैं किसके, कार्बन के। यहाँ से हम इसका मास भी निकाल सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें मास ऑफ कार्बन कितना आएगा 0.1 इंटू कार्बन का मास 12 ग्राम, 12 ये आया 1.2 ग्राम। क्लियर, एक चीज यहाँ से आ गई। अब दूसरा जो रिलेशन हमने लिखा था किसके लिए लिखा था, हाइड्रोजन के लिए। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। ट्वाइस इंटू मोल्स ऑफ H2O, मास अपॉन मोलर मास 1.8 डिवाइड बाई 18, ये कितना आया 0.2 मोल, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ से इसका अगर हम मास निकालें कितना आएगा 0.2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1.2 ग्राम। ये मैंने इसलिए निकाला हाइड्रोजन और कार्बन का मास क्योंकि अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मैंने आपको बताया था कि उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और साथ में क्या होता है ऑक्सीजन, जो क्वेश्चन में हमें कभी नहीं देगा, इसमें भी नहीं दिया है। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है या नहीं है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इंडिविजुअल कार्बन और हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे अगर उसका जो मास है टोटल 3 ग्राम मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अगर कम आता है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कार्बन का मास है 1.2 ग्राम, हाइड्रोजन का मास है 0.2 ग्राम, टोटल मास है आपका 3 ग्राम, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो यहाँ से हम निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कितना रहेगा 3, ये 1.2 और ये 0.2 मतलब 1.4, 3 माइनस 1.4 ये आपके पास आ जाएगा 1.6 ग्राम। यहाँ से हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उनके मोल का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमें मोल फाइंड आउट करना है। यहाँ से इसके अगर हम मोल निकालें एन ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा आपके पास, मास 1.6 डिवाइड बाय इसका मोलर मास, मोलर मास कितना है 16, ये आपके पास आ गया 0.1 मोल। क्लियर है। यहाँ से हम देख सकते हैं मोल का रेशियो, कार्बन का मोल का रेशियो, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। कार्बन का मोल कितने हैं 0.1, हाइड्रोजन के मोल 0.2, ऑक्सीजन के 0.1। यहाँ से हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1। यही क्या है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए उसके अगर कंबशन का डेटा दिया हुआ है तो आपको दो ही चीज़ याद रखनी है, मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लें और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लें, उनका मास भी निकाल लेना है। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन के बारे में नहीं दिया हुआ है तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड आउट कर लेना है। तीनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला का रेशियो होगा।
आपको दो रिलेशन याद रखने हैं, मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O। दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने आज एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो लेक्चर था वो अच्छे से अटेंड किया होगा, तो आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं वो, जो मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया था कि जो आपके रिएक्शन में XYZ लिखे रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके आगे, वो होते हैं आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। क्या होते हैं और उससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।